नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर आज हम लेकर आए हैं द डायनेस्टी ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख साम्राज्यों के बारे में सविस्तार हम जानकारी लेंगे और उनकी ऐतिहासिक जितनी भी जो जानकारी डिटेल है, ऐतिहासिक प्रसिद्ध युद्ध है, उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे हम। और आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, वंश जो पढ़ने वाले हैं, द डायनेस्टी ऑफ इंडिया का भाग, उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। मौर्य साम्राज्य किन हालातों के ऊपर भारत के इतिहास या भारत भूमि पर अपनी छवि बनाने में कामयाब रहा था, और इससे पहले कौन सा वंश बताया जाता है भारत भूमि के ऊपर सबसे प्रसिद्ध जो शासक है, सर्वशक्तिशाली जो शासक देखने को मिलता है, उन सब की डिटेल हम पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन साथियों, मेरा आपसे एक आग्रह है, ये जो चीज पढ़ रहे हैं हम, इसमें 3 से 4 चीजों का इतिहास, 3 से 4 ऐतिहासिक फैक्ट बताए जाएंगे, जिसको एक बार किसी को पॉज करना पड़ेगा, किसी को प्ले करना पड़ेगा, और इसे एक कहानी के तौर पर अपने को पढ़ना है, ताकि हम कभी भी जिंदगी में ना भूले। शुरू करने जा रहा हूं मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य जो चीज हम पढ़ रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य जो है, इसका शासनकाल हमें क्या देखने को मिलता है, तो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल हमें देखने को मिलता है 323 ईसा पूर्व से लगाकर 185 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। पिछले वीडियो के अंदर मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में हमने जानकारी ले ली थी, लेकिन आज हम पुनः एक बार मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो प्रसिद्ध राजा बना है, इसे बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार के बाद में जो अगला शासक बना है, उसे सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के नाम से इसे जाना जाता है। और 3 प्रभावशाली जो शासक है, उसके बाद में अगर पूछ ले अंतिम शासक, उसका नाम बताया जाता है बृहदत्त मौर्य। लेकिन ये जो मौर्य साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले आपको ये चीज जरूर ध्यान होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य से पहले इस वृहत्तर भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली जो वंश देखने को मिलता है, वो किस राज्य से संबंधित था, उस वंश का नाम क्या था, उस वंश का संस्थापक क्या था, और उस वंश का अंतिम शासक कौन बताया जाता है। तो ये चीज हमें जानने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मगध महासाम्राज्य। मगध देश, मगध महासाम्राज्य की राजधानियों के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब मगध महासाम्राज्य उस समय ख्याति प्राप्त था, क्योंकि ये जो साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं, उस समय को भारत को वृहत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। अब वृहत्तर भारत उसे कहते हैं कि जितने भी अपने आसपास पड़ोसी जो देश है, एक समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे, जिसके कारण इसे वृहत्तर भारत का नाम मिला है। साथियों, बात करते हैं कि वृहत्तर भारत में मगध जो सबसे शक्तिशाली शासन राज्य था, इस पर मौर्य वंश से पहले जो वंश सेटल्ड था, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नंद वंश के नाम से जाना जाता है। अब नंद वंश जो है, इसके प्रमुख संस्थापक के नाम से आपके लिए सवाल बन सकता है। संस्थापक का नाम लिखिए, तो संस्थापक का नाम हम कल बात कर चुके हैं, महापद्म नंद। महापद्म नंद के नाम से जाना जाता है, जिसे एक राट की उपाधि धारण की थी, और इसे पुराणों के अंदर द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है। और इस वंश का जो अंतिम राजा है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो अंतिम जो राजा हमें देखने को मिलता शासक है, उसे गणानंद के नाम से जाना जाता है। गणानंद के नाम से जाना जाता है। अब किस कंडीशन के अंदर मौर्य साम्राज्य का पराभव हुआ है मगध महासाम्राज्य के ऊपर, ये डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों। तो जिस समय गणानंद शासन कर रहा था नंद वंश के प्रमुख शासक के रूप में, उस समय गणानंद की जो सेना है,
सेना की डिटेल हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सेना जो बताई जाती है नंद वंश की, वह चतुरांगिनी सेना बताई जाती है। चतुरांगिनी, चतुरांगिनी का मतलब होता है 4 अंगों वाली, जिसमें रति है, पैदल है, हस्ती है और एक और सेना बताई जाती है। जैसे रति हो गई है, रति सेना यानी रथ के ऊपर सवार, हस्ती यानी हाथी के ऊपर, अश्वरोही और पैदल। 4 सेना बताई जाती है, अंग बताए जाते हैं सेना के, और लगभग 6.50 लाख सैनिक बताए जाते हैं गणानंद की सेना के अंदर। लेकिन गणानंद जो शासक था, इस वंश का अंतिम शासक, ये बहुत ही क्रूर शासक था। एनी टाइम अपने दरबार में मदमस्त नशे में चूर रहता था। कितना भी पहुंचा हुआ विद्वान है, उसका उपहास उड़ाने में ये देर नहीं करता था। क्योंकि गणानंद जो है, इसके दरबार में, दरबार जो है, दरबारी विद्वान का अगर जिक्र करें तो विद्वान का नाम बताया जाता है आपके चाणक्य। चाणक्य नाम बताया जाता है दरबारी विद्वान का नाम, जिसने प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब हम बात करते हैं, ये सेटल्ड एक वंश था जिसे नंद वंश कहते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो चाणक्य है, यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्राचार्य हुआ करता था। साथियों, अगर पूछ ले कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा बताया जाता है, तो उसे तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। चूंकि चाणक्य जो है प्राचार्य के रूप में तक्षशिला स्थित विश्वविद्यालय में नियुक्त था, और जब नंद वंश का शासन चल रहा था, उसी समय भारत के ऊपर बहुत ही बुरा एक आक्रमण होने वाला था, खतरनाक आक्रमण, वह था सिकंदर महान का। अब हम थोड़ी सी नंद वंश की डिटेल को पहुंच करते हैं, जानकारी ले लेते हैं हम सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर महान जो है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सिकंदर महान जो शासक हुआ था, ये कहां का शासक था? तो सिकंदर महान जो शासक बताया जाता है, यह बताया जाता है आपके अलेक्जेंड्रिया का शासक बताया जाता है, जिसके याद में सिकंदरिया प्रांत बसाया गया। कौन सा प्रांत? सिकंदरिया प्रांत को बसाया गया था। सिकंदर महान जो है, इसने 20 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु? 20 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु में ही अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को हासिल कर लिया। कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इस फैक्ट से, तो आपके इसके पिता का नाम भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर महान के पिता का नाम बताइए। तो सिकंदर महान के पिता का नाम बताया जाता है आपके फिलिप द्वितीय की हत्या करके पितृहंता का दोष अपने ऊपर सवार करके इसने राजगद्दी हासिल की। सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारतवर्ष के अंदर वह कौन सा वंश था जो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? उसका नाम हर्यक वंश। अगर पूछ ले मेवाड़ का पितृहंता कौन था, तो उसका नाम था ओदा, जिसने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। अगर पूछ ले राजस्थान के मारवाड़ यानी जोधपुर का कौन सा पितृहंता राजा पसंद हुआ था, उसका नाम बताया जाता है मालदेव ने अपने पिता गंगा को मेहरानगढ़ की जो अफीम की पिनक यानी खिड़की है, उससे बाहर फेंक दिया और अपने पिता की हत्या करके राजा बना था। तो पिता की हत्या करके 20 वर्ष की आयु के अंदर सिकंदर महान जो है, यह राजा बना। और सिकंदर महान राजा बनने के बाद में विश्व विजेता बनने का भूत इसके ऊपर सवार था। क्योंकि अगर पूछ ले कि सिकंदर महान जो है, इसका प्रमुख सेनानायक प्रमुख कौन बताया जाता है? तो प्रमुख सेनानायक किस नाम से जाना जाता है? तो सेनानायक का नाम बताया जाता है सेल्यूकस निकेटर जो प्रमुख सेना अध्यक्ष बताया जाता है थल सेना का। सेल्यूकस निकेटर की देख रेख में अब उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। चूंकि पूछा जा सकता है सिकंदर महान का साम्राज्य कहां कहां फैला था, तो सिकंदर महान का जो साम्राज्य है साथियों, यह लगभग अफ्रीका और
यूरोप महाद्वीप के बहुत से छोटे बड़े देशों को इसने विजित कर लिया। अब विदेश बहुत सारे क्षेत्रों को विजित कर लिया सिकंदर महान ने। तो सिकंदर महान जो है अब इसका रुझान बढ़ा है सिंध प्रदेश को जीतने के लिए। किस प्रदेश को जीतने के लिए? सिंध प्रदेश को जीतने के लिए आगे बढ़ा है। अब सिंध प्रदेश को जीतना है, अपने लाव लश्कर के साथ में ये पूरी की पूरी सेना को लेकर आगे बढ़ा। लाव लश्कर के साथ में सेना को लेकर आगे बढ़ा साथियों। तो सबसे पहले यहां इसका कौन सा युद्ध देखने को मिलता है, किस राजा के साथ में युद्ध होना बताया जाता है सिकंदर महान का। सिकंदर महान जो है इसके जो राजा के ऊपर अटैक करने के बाद में कौन कौन से क्षेत्र जो है इसने जीत लिए हैं। तो सिंध प्रदेश जो है, सिंध प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र विजित किए हैं, विजित क्षेत्र जो जीते हैं सिकंदर महान की सेना ने, तो उसमें जो क्षेत्र बताए जाते हैं इनमें नाम बताया जाता है हेरात, उसके बाद में बलूचिस्तान के बाद में जो क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं काबुल और कंधार। काबुल व कंधार आदि इलाकों को, सिंध के प्रदेशों को जीत लिया है सिकंदर महान ने। सिकंदर महान ने अब आगे बढ़ने का निश्चय किया है, अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। एक सेना को आगे सिंधु नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए भेज दिया और दूसरी सेना जो है लड़ने के लिए यहां पर काम आने लगी। क्योंकि जब सिकंदर की सेना सिंध प्रदेश में पहुंची है तब सिंध प्रदेश का जो राजा बताया जाता है तक्षशिला का जो राजा बताया जाता है उसका नाम है आम्बी। जरूर पॉइंट नोट करना साथियों, आम्बी। और एक नाम बताया जाता है शशिगुप्त। एक नाम बताया जाता है आम्बी और दूसरा बताया जाता है शशिगुप्त। तो भारत का पहला देशद्रोही कौन कहलाता है? तो आम्बी जो तक्षशिला का शासक था, इसने आगे बढ़कर सिकंदर महान का वेलकम किया, स्वागत किया, आत्मसत्कार किया और बहुत सारे बहुमूल्य गिफ्ट जो है सिकंदर महान की सेवा में प्रस्तुत किए। अब सिकंदर महान ने हेरात, बलूचिस्तान, काबुल और कंधार के प्रदेश जीतते हुए जब वो आगे बढ़ा सिंध प्रदेश के अंदर और उसकी सेना पहुंच गई है आपके झेलम नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर पहुंच गई हैं। तो सिकंदर महान का इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध हमें देखने को मिलता है उसे झेलम नदी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का युद्ध। झेलम नदी का जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था, ये साथियों पूछा जा सकता है। तो झेलम का जो युद्ध है यह युद्ध हुआ था सिकंदर महान वसेज राजा पौरश के मध्य यह युद्ध होना बताया जाता है। इस युद्ध के अंदर विजय जो हासिल की है वो हुआ था आपके सिकंदर महान। जब सिकंदर महान ने जीत हासिल कर ली है, राजा पौरश को पकड़ा गया और सिकंदर के सम्मुख जब पेश किया गया तो सिकंदर महान ने पूछा कि बोल तुम्हारे साथ में कैसा सलूक किया जाए, व्यवहार किया जाए। तब राजा पौरश ने कहा कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ में राजा जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बात सुनकर सिकंदर महान उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इसे जो जीता हुआ राज्य पुनः राजा पौरश को सुपुर्द करके, कई इतिहासकार कहते हैं इन दोनों के मध्य मैत्रपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। अब हम सिकंदर महान की डिटेल को यहीं पर रोक देते हैं और बात करते हैं चाणक्य के बारे में। स्वाभाविक सी बात है कि जो विद्वान जिस राज्य से जुड़ा हुआ है उसका दायित्व है कि वह अपने राजा को अलर्ट करे कि उसके ऊपर एक खतरनाक आक्रमण होने वाला है। क्योंकि तक्षशिला में रहते हुए जब सिकंदर महान के अटैक को भांप लिया था चाणक्य ने, तो चाणक्य तक्षशिला से निकला है। तक्षशिला से निकलकर चाणक्य अब पहुंचने वाला है मगध देश। अब मगध देश पहुंचा है चाणक्य, वन क्षेत्र को पार करते हुए मगध देश को पहुंचा है। तो चाणक्य जो है ये रूप में कुरूप बताया जाता है, बताया जाता है उसका रूप जो बहुत ही कुरूप बताया जाता है चाणक्य का। चाणक्य जो है इसे
कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब चाणक्य ने अपने राजा को इस खतरनाक आक्रमण से अवगत कराने के लिए मगध महासाम्राज्य पहुंचा है, और जब मगध महासाम्राज्य पहुंचा है चाणक्य, तब दरबार लगा था गणानंद का, और दरबार में जाते ही उसने गुहार लगाई राजा से बात करने की। तो उस समय जो गणानंद है मदमस्त नशे में चूर, इसने न आव देखा न ताव देखा, चाणक्य का अपमान किया और उसे ठोकर मारकर भरे दरबार से उसका उपहास उड़ाया गया। जब उसका उपहास उड़ाया गया, कुरूप बताया गया, तब चाणक्य ने अपनी खुली चोटी में गांठ लगाई कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब विष्णुगुप्त या चाणक्य जो हैं, क्रोधाग्नि या क्रोध की भावना को लेते हुए वापस इसी रूट से वापस आगे बढ़ रहा है तक्षशिला की तरफ अपने। तो रास्ते में क्या देखता है कि एक वृक्ष के समीप बहुत सारे मवेशी जो चारा चरने का कार्य कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लड़के राज किल्लम खेल रहे हैं। राज किल्लम जो गेम है वो खेल रहे हैं। अब हम चाणक्य की डिटेल को यहीं पर पहुंच करते हैं और जानकारी ले लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की डिटेल पढ़ लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसका जन्म पीपलीवन अर्थात मयूर देश में इनका जन्म होना बताया जाता है। इनके पिता का नाम बताया जाता है नंदराज, पिता का नाम नंदराज बताया जाता है, और माता का नाम बताया जाता है मूरा। पिता का नाम नंदराज, माता का नाम मूरा। जब ये चंद्रगुप्त मौर्य शैशव अवस्था में था, थोड़ा सा बड़ा बना, 6-7 साल जब इनकी आयु हुई, तब कुछ समय के अंतराल के बाद में पिता और माता दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब माता का और पिता दोनों की मृत्यु हो गई, तो चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़े समय के लिए मामा ने पाला पोसा, थोड़ा बड़ा किया। जब मामा ने बड़ा किया, उसके बाद में मामा ने धन के लोभ में अपने भांजे को एक लकड़हारे को बेच दिया। जब लकड़हारे को बेच दिया, लकड़हारे ने चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़े दिन अपने पास में रखा और इसे पुनः वापस आगे से आगे एक चरवाहे को बेच दिया। अब चरवाहा क्या करता है, अपने और अन्य बालक जो खरीदे हुए हैं, उनको खरीदे हुए बालक को अपने मवेशी चराने के लिए इस जंगल के अंदर भेजता है, और इसी जंगल से वापस निकल रहा है चाणक्य। साथियों, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि इस कहानी को, ऐतिहासिक जो ये डिटेल है, इसको कहानी के तौर पर अपने को याद करना, ताकि हम कभी भी जिंदगी में भूले नहीं। तो सुनिए आप, इसी जंगल से वापस निकल रहा है चाणक्य। तो चाणक्य क्या देखता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अन्य बालकों के साथ में खेल खेल रहा है। खेल का नाम बताया जाता है राजकिल्लम। राजकिल्लम खेल खेल रहा है, जिसमें राजा का कैरेक्टर निभा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, और बड़ी सी चट्टान के ऊपर बैठकर अन्य लड़कों को आदेश दे रहा है। और जब आदेश देते हुए उस बालक को देखा है चाणक्य ने, तो उसने अनुमान लगाया कि यह बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या प्रसिद्ध योद्धा बनेगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए चाणक्य ने उस चरवाहे से चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कांसापन पूछ ले कि मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलित थी उसे किस नाम से जाना जाता है। तो मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलित थी उसे पण के नाम से जाना जाता है। वैसे सोने की जो मुद्रा होती थी, जो लेन देन में काम आती थी, उसे निष्क के नाम से भी जाना जाता है। कांसे की जो मुद्रा होती थी उसे कांसापण के नाम से जाना जाता है। तो 1000 कांसापण में इस चंद्रगुप्त मौर्य नामक बालक को चाणक्य ने खरीद लिया। खरीद कर यह इसे अपने साथ में तक्षशिला ले गया। तक्षशिला ले जाने के बाद में इसे शस्त्र विद्या संपूर्ण विद्याओं से पारंगत किया। इतिहासकार कहते हैं कि नित्य कर्म के अनुसार चाणक्य रोजाना चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में जहर भी देता था कि अगर बाय द वे चंद्रगुप्त मौर्य शत्रुओं के हाथ लग जाए, तो अगर शत्रु इसे विष दे दे तो इसकी मृत्यु ना हो। ऐसी कंडीशन में उसे पाल पोस कर एक योद्धा के रूप में
बड़ा किया। अब योद्धा के रूप में बड़ा किया किससे? लोहा लेने के लिए, गणानंद से लोहा लेने के लिए। अब हम चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की डिटेल को यहीं पर खत्म करते हैं। बात करते हैं वापस सिकंदर महान की। अब सिकंदर की जो सेना बताई जाती है, बहुत ही बड़ा लाव लश्कर बताया जाता है। सिकंदर महान का जो सेना है, सेना भी बहुत प्रसिद्ध बताई जाती है सिकंदर महान की, और सेना का जो कमांड था वो भी जबरदस्त बताया जाता है। क्योंकि सिकंदर महान की जो सेना है, लगातार युद्ध करने और लगातार चलने के कारण सिकंदर की सेना का जो मन है वो डावाडोल होने लगा। क्योंकि गणानंद की 6.5 लाख सेना को देखकर, इतिहास का तथ्य बताता है कि 6.5 लाख सेना को देखकर सिकंदर महान की सेना भी भयभीत हो गई। क्योंकि निरंतर लड़ने और चलने के कारण इनकी सेना में वो साहस नहीं रहा, वो दम नहीं रहा जो उनके लिए लड़ने के लिए बहुत ही जरूरी बताया जाता है। क्योंकि सिकंदर की सेना ने सिकंदर का विरोध कर लिया कि हम इससे आगे और नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर सिकंदर ने अपनी जो सेना है, इस सेना का 1/2 भाग किया, और आधी सेना जो है, इस सेना का नेतृत्व जो है यह किसको सौंप दिया? ये सौंप दिया सेल्यूकस निकेटर के हाथ में। सेल्यूकस निकेटर को जिम्मा सौंपा गया हेरात, बलूचिस्तान, काबुल और कंधार, जीते हुए प्रदेशों के ऊपर यहीं पर अपनी सेना को सेना कमांडर के नेतृत्व में छोड़कर सिकंदर महान अपनी आधी सेना के साथ में वापस विमुख हो गया। और सिकंदर महान जब बेबीलोनिया पहुंचा, कहां पहुंचा? बेबीलोनिया पहुंचा है, तो इतिहासकार बताते हैं कि तेज ज्वर, आत्म ज्वर अर्थात बुखार ने जकड़ लेने के कारण सिकंदर महान की मात्र 31 वर्ष की आयु में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की आयु में? 31 वर्ष। 31 वर्ष की आयु, 31 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु कहां हुई? बेबीलोनिया में मृत्यु बताई जाती है। अब सिकंदर महान की मृत्यु हो गई है, उनका जो प्रमुख सेना कमांडर है सेल्यूकस निकेटर, उनकी देखरेख में यहीं पर छोड़ा गया है। अब इस चीज को यहीं पर पोज करते हैं, डिटेल पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य अब बड़ा हुआ है, सेना संगठित की है छोटी मोटी। क्योंकि जब गणानंद का शासन था तो जनता चाहती थी कि उनका राजा राज सिंहासन से हट जाए, क्योंकि बहुत ही क्रूर शासक था। करे कोई भरे कोई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर बाजी टक्के शेर खाजा। अर्थात करे कोई भरे कोई, नुकसान करे कोई, अपराध करे कोई, और निरपराध जनता को वो दंड दे देता था। जनता भी चाहती थी कि बदलाव हो, राजा को हटाया जाए। ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना संगठित की और जाकर 2-2 हाथ किए, किससे? गणानंद से। और गणानंद को युद्ध में पटकनी देकर, इस डिटेल का ज्यादा वर्णन हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, गणानंद को हराकर इसको ऑन स्पॉट युद्ध में खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी का शासन अधिपति बना, राजा बना। अब शासन अधिपति बना तो 2 सेनाएं अब आमने सामने हो गई हैं। एक तरफ सेल्यूकस निकेटर और दूसरी तरफ बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है उसकी डिटेल बहुत ही रोचक है। ऐतिहासिक सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो हम स्वतंत्र रूप से सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की डिटेल पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वशिष्ठ, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध होता है, इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? तो इस युद्ध का जो परिणाम निकलता है साथियों, इतिहासकार बताता है संधि। संधि वार्ता पर आकर खत्म हो जाता है ये युद्ध। और संधि जो हुई है दोनों पक्षों की तरफ से जो संधि हुई है, इस संधि के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या भेंट किया, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया है, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भेंट स्वरूप क्या दिया? 500 हाथी, 500 हाथी और रत्नादि किसको दिए हैं? सेल्यूकस निकेटर को। अब सेल्यूकस निकेटर जो है, इसकी पुत्री का नाम बताया जाता है हेलेना।
हेलेना भी नाम बताया जाता है और इसका नाम कार्नेलिया भी बताया जाता है। कार्नेलिया भी इसका नाम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना जो है इसका विवाह किसके साथ में करवा दिया है? विवाह करवा दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हेलेना का विवाह करवा दिया। साथियों ध्यान रहे, यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा था? भारत का पहला देशद्रोही कौन सा था? भारत के ऊपर जब सिकंदर महान का अटैक हुआ तो झेलम नदी के किनारे किस शासक का शासन चल रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस देश से संबंध रखता था? और इसकी जानकारी से संबंधित सवाल आपसे अनेक पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। हालांकि चाणक्य ने इस विवाह को मान्यता नहीं दी है। हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य जो विवाह मात्र एक एग्रीमेंट माना जाता है। इनके पुत्र के बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं देखने को मिलती है। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने जीते हुए 4 प्रदेश हेरात, बलूचिस्तान, काबुल और कंधार पुनः चंद्रगुप्त मौर्य के सुपुर्द कर दिए। ये डिटेल हमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के दरमियान देखने को मिलती है। और इस स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य ने महान, सुदृढ़ और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी है मगध की राजगद्दी पर। तो साथियों हमने इस चैप्टर के दौरान संपूर्ण डिटेल पढ़ी है सिकंदर महान की। सिकंदर महान के सेल्यूकस निकेटर नामक सेना नायक की डिटेल पढ़ी है। झेलम नदी का जो युद्ध है इसकी संक्षिप्त जानकारी ली। साथ ही नंद वंश की डिटेल भी पढ़ी और मौर्य साम्राज्य की जो प्रारंभिक स्थिति है इसके बारे में भी हमने लेखा जोखा किया है। अब हम बात करते हैं यह जो जानकारी हमने पढ़ी अर्थात सिकंदर महान का जो जानकारी पढ़ने को अपने को मिलता है, यह किस पुस्तक के अंदर इसका ऐतिहासिक वर्णन समाहित किया गया है? तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में अपना एक दूत भी था जिसे मेगास्थनीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेगास्थनीज के नाम से इसे जाना जाता है। मेगास्थनीज जो है यह ग्रीक भाषा का विद्वान बताया जाता है। अब मेगास्थनीज ने जो ग्रंथ लिखा है इस ग्रंथ का नाम बताया जाता है इंडिका। इंडिका नामक ग्रंथ बताया जाता है। किस भाषा के अंदर लिखा गया? भाषा का नाम बताया जाता है ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया और इंडिका में हमें मौर्य वंश की जो प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक ऐतिहासिक जानकारी जो है इसके बारे में जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। साथ ही इंडिका नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध स्थित लकड़ी के जो राजप्रसाद अर्थात महल हैं इनकी जानकारी भी हमें पढ़ने को मिलती है। तो साथियों हमने मौर्य साम्राज्य जो है किस प्रकार मगध की राजगद्दी के ऊपर अवतरण हुआ है इसकी संपूर्ण डिटेल जो है एक कहानी के माध्यम से जानी है। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है इसका हमने आज पार्ट 1 का अध्ययन किया। कल जो अपना पार्ट 2 आने वाला है उसमें मौर्य साम्राज्य के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसमें संस्कृत साहित्य हैं, इसके बाद में आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, उसके बाद में बौद्ध साहित्य हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ जिनमें हमें मौर्य साम्राज्य की विस्तृत डिटेल पढ़ने को मिलती है, इनके बारे में लेखा जोखा करेंगे। आज जो हमने क्लास ली साथियों इसको एक कहानी के तौर पर लेते हुए अपने को इसे कंठस्थ करना है, याद करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आगे आगामी जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं या फिर भर्तियां जो आ रही हैं इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।